दोस्तों, एक लड़का काफी लंबे समय से दुबई में काम कर रहा होता है। इस बीच में वो शादी भी कर लेता है। शादी के कुछ दिन के बाद ही वो अपने पत्नी को घर में छोड़ता है और फिर वो वापस चला जाता है दुबई। जब वो काम कर रहा होता है, काम करने के दरमियान उसकी प्यारी पत्नी का चेहरा हमेशा उसके सामने आता है, क्योंकि उसकी शादी हुए ज्यादा महीना हुआ ही नहीं था और वो अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था। इसलिए उसका ख्याल उसका मन में आ रहा था बार बार। अब वो कश्मकश में था। या तो वो दुबई में रहकर काम करेगा, ढेर सारा पैसा कमाएगा, या फिर अपने देश में जाकर छोटा मोटा नौकरी करेगा और अपनी पत्नी के साथ जिंदगी को बिताएगा। वो फैसला लेता है कि अब वो अपना देश जाएगा और वहीं पे छोटा मोटा नौकरी करेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। ये बात जब सुपरवाइजर को पता चलता है, तो उस लड़के को बोलता है, अगर तुम चल जाओगे तो इस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कंपनी वाले लोग तरकीब निकालते हैं और उसकी पत्नी को यहाँ दुबई बुला लेते हैं। एक दिन जब सुपरवाइजर का नजर इसकी पत्नी पर पड़ता है, तो वो दीवाना हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की जौनपुर की, और इस कहानी का किरदार का नाम है सुनील। सुनील 2003 से लगातार दुबई में काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर। 2012 में उसको 3 महीने की छुट्टी दिया जाता है। सुनील सोचता है, दुबई में रहने के बजाय अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये विचार करता है और दुबई से अपना जौनपुर के लिए वो सफर तय करता है। जब वो घर पहुंचता है, तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसकी माँ उससे कहती है, सुनील, तुम कितने दिन के लिए आए हो ये हमें पता नहीं, लेकिन अगर इस बीच में तुम शादी कर लोगे हमारे जीते जी, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात होगा। सुनील सोचता है और तय करता है कि वो शादी करेगा। उसकी माँ बहुत सुंदर से लड़की देखती है उसके लिए और उसका शादी करवा देती है। सुनील बहुत खुश होता है, उसका जिंदगी बहुत अच्छा कट रहा था। लेकिन देखते ही देखते 3 महीना कैसे गुजर गया, ये उसको पता ही नहीं चला। उसकी पत्नी को अपने घर में छोड़ता है और फिर वो वापस चल जाता है दुबई काम करने के लिए। लेकिन जब कभी वो काम कर रहा होता है, तब उसका चेहरा, यानी कि उसकी वाइफ का चेहरा हमेशा उसके सामने होता। सुनील जब अपना रूम जाता है, तो वो तुरंत अपने वाइफ को कॉल करता है और सारा किस्सा कह सुनाता है कि तुम्हारे बगैर मुझे मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, कोई काम में मन नहीं लगता। तो उसकी वाइफ भी यही बोलती है कि आप जब चल गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। नया नया शादी हुआ और आप मुझे छोड़कर चले गए। आप कैसे भी कर कर यहाँ आ जाओ, क्योंकि आपके बगैर मुझे मन ही नहीं लग रहा, जीने की इच्छा नहीं कर रहा। जब ये बात सुनील सुनता है, तो सुनील भी सोच पड़ जाता है। वो यही सोचता है कि यहाँ अगर रुकता है तो बहुत सारा पैसा कमाएगा, लेकिन अगर अपना जगह में छोटा मोटा भी नौकरी करेगा, लेकिन वो अपना प्यारी पत्नी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है। ये सोचता है और वो अपना सुपरवाइजर को ये बात बताता है कि जो कुछ भी हम इतना दिन से काम किए हैं, जितना भी पैसा मेरा बनता है, सारा का सारा मुझे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपना गांव अपने पत्नी के पास जाना है। जब ये सुपरवाइजर शेख को बताता है, बोलता है कि हमारे यहाँ एक सुनील नाम का बंदा है जो काफी लंबे समय से काम कर रहा है, बहुत मेहनती लड़का है, और वो हाल फिलहाल में शादी किया है, और उसकी पत्नी के वजह से वो अपना देश जाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। लेकिन अगर वो चल जाएगा तो हमारा कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन के तौर पर, इलेक्ट्रिशियन हेड के तौर पर यहाँ काम कर रहा होता है, और उसके नीचे काफी कर्मचारी लोग हैं, और वो काफी मेहनती है, हुनरमंद है। अगर वो चला जाएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो शेख उपाय करता है, तरकीब निकालता है, और वो बोलता है कि सुनील का पत्नी को आप यहाँ दुबई बुला लो, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, यानी कि कंपनी की तरफ से रहेगा। तो ये बात और ये प्रस्ताव को सुनील को बताता है जाकर। सुनील लेकिन तब भी बहुत सोच में पड़ जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर काम करे, ये भी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी यहाँ पर आए, क्योंकि गल्फ कंट्री में अपना परिवार को ले जाकर रखना सेफ थोड़ा नहीं लग रहा था उसको, और ये झिझक था। लेकिन उसका सुपरवाइजर बात बोला है तो उसका बात को भी नहीं काट पा रहा था। इसलिए वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम्हें दुबई आना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्या तुम आना चाहोगी?
संध्या को जब ये बात बोलता है तो संध्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े शहर में जाना, उन चीजों को देखना, वहां का माहौल को देखना, घूमना फिरना, वो उसका मन में चल रहा था। तो वो तुरंत बोल देती है कि मैं आना चाहूंगी। अब सुनील अपना गांव जाता है। जब संध्या का सारा सामान पैक करके वापस आता है, तो फिर कंपनी वाले की तरफ से उसे एक फ्लैट दिया जाता है। फ्लैट में जाते हैं, दिनचर्या जिंदगी का जो भी सामान रहता है उसको वो लोग व्यवस्थित ढंग से कर रहे होते हैं, और इस चीज में 2 दिन कम से कम लग जाता है। 3 दिन के बाद जब वो नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसका मुलाकात उसका सुपरवाइजर से होता है। और सुपरवाइजर बोलता है, कैसे है सुनील अभी? अब तो तुम बहुत मजे में होगे, बहुत खुश होगे और बहुत मजे कर रहे होगे। तो उसको बोलता है, जी सर, ये आप ही का कृपा है, और उसको वो धन्यवाद भी बोलता है। अगर सुपरवाइजर के बारे में बता दें आपको, तो सुपरवाइजर साउथ इंडियन का है, यानी कि उसी का देश का बंदा है। उसका नाम होता है पारस रेड्डी। तो वो पारस सर को बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आप ही की बदौलत मैं और मेरी पत्नी अब यहाँ इस फ्लैट में है। लेकिन बोलता है कि धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी का इंतजाम करना होगा। तो सुनील कहता है कि पार्टी का कौन सा बड़ी बात है सर, आप जब बोलोगे तो मैं पार्टी दे दूंगा। तो बोलता है कि ये पार्टी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे घर पर ही होगा। मैं तुम्हारे पत्नी को देखना चाहता हूँ, उसके हाथों से खाना खाना चाहता हूँ। तो उसका सुपरवाइजर का बात को वो काट भी नहीं पा रहा था। इस वजह से बोलता है, कोई बात नहीं सर, अगर आप आना चाहते हो तो आपके लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन आप आओगे कब? उसका सर बोलता है कि हम लोग शुक्रवार का दिन आएंगे। देखते ही देखते शुक्रवार का दिन पहुंच जाता है। सुनील और संध्या काफी मेहनत कर रहे होते हैं, उन लोगों को खाना बनाने के मामले में अलग अलग व्यंजन बना रहे होते हैं। साथ ही उनका पीने का भी इंतजाम करके रखे होते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, 8 बज रहा होता है। ये पारस रेड्डी उसके 2 साथी के साथ वो उसके घर आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। बातें करते करते काफी देरी हो जाता है। खाना वो लोग खाते हैं, साथ ही वो लोग पीते भी है, और उन लोग बहुत ज्यादा पी लेते हैं, बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं। 11 बज रहा होता है, और तभी सुनील को वो बोलता है कि सुनील, हमने तो तुम्हारे यहाँ खाना का इंतजाम जो था, पीने का इंतजाम जो था, सारा चीज हम लोगों ने किया, लेकिन जिस मकसद से आए हैं वो मकसद अब तक अधूरा रह गया है। सुनील बोलता है, क्या है वो सर? तो उसका सुपरवाइजर बोलता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहता हूँ। तो सुनील बोलता है कि संध्या मेरी वाइफ गांव देहात की है, बहुत ज्यादा शर्मीली है और हमेशा घूंघट में रहती है। तो उसका सर बोलता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उसका शक्ल देखना है, उसका चेहरा देखना है, उसको तुम बुलाओ। तब ये बात जब सुनता है, अंदर रूम पर जाता है, संध्या को बोलता है कि सर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो संध्या भी बाहर निकलती है और उसके सर के सामने खड़ा हो जाती है, सबसे मिलती है जुलती है। लेकिन जब पारस रेड्डी उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती का वो तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत, काश मेरी भी पत्नी ऐसे ही खूबसूरत होती। ऐसा बात सुनकर संध्या शर्मा जाती है। पारस रेड्डी संध्या को करीब बुलाता है और अपने जेब से सोने का हार निकालकर उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ में रख देता है। तो संध्या को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। हालांकि उसके बाद वो कमरा में चल जाती है। कुछ देरी तक वो लोग बातचीत करते हैं, 12 बजने तक आ जाता है। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रविवार का दिन सुनील काम करने के लिए गया हुआ था। इस बीच में उसके घर में पारस रेड्डी आता है और बेल बजाता है। जब संध्या दरवाजा खोलती है तो वो दंग रह जाती है और बोलती है, सर आप यहाँ पे? वो चौंक के बोलती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ बोले, बिना इन्फॉर्म किए वो कैसे आ सकता है। तो वो बोलती है कि मेरे पति तो अभी है नहीं, वो ड्यूटी के लिए गए हुए हैं। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा पति काम पे है, लेकिन क्या मुझे पानी तक भी नहीं पूछेगी, अंदर नहीं बुलाओगी? तो वो संध्या डर जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि बोले तो क्या बोले। वो डरती भी है इसलिए कि अगर कुछ अनाप शनाप बोल दे, और वैसे भी रेड्डी काफी पैसा वाला था, तो हो सकता है कि उसका पति को नुकसान झेलना पड़े, उसको
परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि ये पैसा वाला आदमी था। इसलिए डरे सहमे से उसको अंदर आने की इजाजत दे देती है और वो डायरेक्ट अपना कमरा में जाती है। वो सुनील को कॉल करती है और बोलती है कि पारस रेड्डी जो तुम्हारा सुपरवाइजर है वो हमारे घर आए हुए हैं। तो सुनील भी चौंक जाता है। वो बोलता है कि वो रेड्डी साहब वहां क्या कर रहे हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ बताया नहीं। संध्या बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। वहां सुनील बोलता है कि मुझे आने में देरी लगेगा। तो बोलते हैं कि तुम जल्द से जल्द आ जाओ, मुझे काफी डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो सुनील बोलता है कि मैं देखता हूँ, जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। वो वहां से निकल चलता है। संध्या निकलकर पारस रेड्डी को देखती है तो वो बैठा बैठा रो रहा होता है। संध्या को घबराहट होता है और पूछ भी नहीं पाती है कि उसको क्या बोले, क्योंकि वो वहां पर अनजान थी और एक ही मुलाकात में बहुत ज्यादा बातें करना उसको सही नहीं लग रहा था। इस वजह से वो रूम पर ही बैठे रहती है और ये तकरीबन 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटा से पारस रेड्डी रो रहा होता है। तब तक में सुनील पहुंचता है और सुनील पूछता है कि सर आप क्यों रो रहे हो। तो जब ये बात पूछता है वो और जोर जोर से रोने लगता है। सुनील फिर से वो पूछता है कि सर आप रो रहे हो, लेकिन आप यहां पर आके क्यों रो रहे हो, क्या कारण है आपका। तो वो अपना पूरा कहानी बताता है कि मेरी भी एक पत्नी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं कमाने में, पैसा कमाने में इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि अपनी पत्नी को ही टाइम नहीं दे पाया, सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। वो हमेशा मुझे ये कहते रहे कि मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ समय बिताना है। तो मैं कभी उन पर ध्यान नहीं दिया और आज मैं अकेला पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जो थी वो दूसरा किसी के साथ शादी कर ली और आज मेरे पास ना माँ है, ना बाप है, ना मेरे कोई रिश्तेदार है। आज मैं अकेला पड़ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए भी आया था कि तुम्हारी पत्नी से पूछे कि अगर कोई ऐसा लड़की है आपकी नज़र पर जो मुझसे शादी करना चाहे, तो मैं यही बात को बताने के लिए आया था। तो सुनील कहता है कि सर आपका तो 40 साल उम्र हो चुका है, अभी अगर आपको मिलेगी भी तो कैसे लड़की मिलेगी, हमारे नज़र में फिलहाल तो नहीं है। लेकिन संध्या बोलती है कि मेरे नज़र में एक लड़की है जो मेरी बहन है, लेकिन वो तलाकशुदा है और उसका उम्र 35 वर्ष है। अगर आप बोलो तो मैं उससे बात करके आपका बात करवा दे सकती हूँ। पारस रेड्डी बोलता है जैसे भी करके मुझे शादी करवा दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन मुझे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ना मेरे माता पिता, वो दोनों गुजर गए, रिश्तेदार वाले भी मुझे पूछते नहीं हैं, और जो मेरी खुद की पत्नी थी वो तो दूसरा शादी कर ली। तो मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो जब ये बात सुनता है सुनील, तो सोचता है कि जाहिर सा बात है रेड्डी साहब वाकई में अच्छे आदमी होंगे और डिसाइड करते हैं उसकी बहन से बात करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ये भी हमारे इलाका के ही आदमी है, हमारे देश के ही आदमी है, इसलिए उसको मदद करना चाहते थे और उसका बात करवाते हैं। संध्या अपने गांव उसकी माँ को कॉल करती है और सारा कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा बात है कि ये पारस रेड्डी नाम का एक शख्स है जो कि बहन से शादी करना चाहता है। पारस रेड्डी और संध्या की बहन राधा एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बात करते करते हर चीज ये लोग एक दूसरे के बारे में बताते हैं और बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को एक दूसरे के साथ शादी कर लेना चाहिए। पारस रेड्डी राधा के लिए सारा चीज इंतजाम करते हैं, पासपोर्ट का, वहां से आने का सारा इंतजाम करते हैं, उसको वहां बुलाया जाता है और ये लोग पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ रह रहे थे। सुनील जिस फ्लैट में रह रहा था वो 2 कमरा वाला फ्लैट था। एक कमरा में सुनील और संध्या रहते हैं और एक कमरा में राधा और पारस रेड्डी रहते हैं। इन लोगों का रहते रहते तकरीबन 10 साल ये लोग बिता लेते हैं वहां। 10 साल के बीच में रेड्डी का और सुनील का दोनों का बच्चा होता है, दोनों का दो दो बच्चा होता है और ये लोग बहुत खुशी से जिंदगी को जी रहे होते हैं। इतना तक कि पारस रेड्डी इन सभी को जगह जगह घुमाने ले जाते हैं, अलग अलग विदेश घुमाने लेके जाते हैं, क्योंकि पारस रेड्डी के पास अपार पैसा था, बहुत सारा पैसा था। इस वजह से इन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छा से कट रहा था। लेकिन 2023 में पारस रेड्डी को हार्ट अटैक आता है और उसका मृत्यु हो जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इतने अच्छे आदमी को खो देना
इन लोगों को सहा नहीं जा रहा था। लेकिन पारस रेड्डी को पता था उसका दिल का बीमारी है। इस वजह से वो सारा प्रॉपर्टी में राधा का नाम कर रखा था। पारस रेड्डी का मृत्यु के बाद इन सारे लोगों को दुबई में मन ही नहीं लग रहा था। तो ये लोग विचार करते हैं कि ये सभी अपने गांव चले जाएंगे। और राधा डिसाइड करती है कि नहीं, मैं अपने पति का गांव जाना चाहूंगी। तो वो चल जाती है मद्रास। मद्रास में भी कुछ समय बिताती है, क्योंकि वहां भी बहुत सारा प्रॉपर्टी रहता है इसका। तो वहां रुकती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता है, उसका दिल नहीं मानता है। जो अपना प्रॉपर्टी रहता है उसको सेल करती है और अपने गांव जौनपुर चल जाती है। पारस राधा के लिए काफी कुछ कर रखा था, उसको कोई चीज कभी कमी नहीं होता, लेकिन उसका मरने का उसको गम अभी भी सता रहा था। तो ये था कहानी। और मुझे यकीन है दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।